गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको मुस्लिम लीग के विषय में बताया था। लीग की स्थापना, उसके उद्देश्य और सांप्रदायिकता को प्रभावित करने वाले तत्व बताए थे। आज हम आगे करेंगे, मुस्लिम लीग ही लेंगे लेकिन आगे के टॉपिक्स लेंगे। तो नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का विकास। लीग प्रारंभ से ही एक सांप्रदायिक संस्था थी। इसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति भी सांप्रदायिकता की ओट में ही की। इसके सांप्रदायिक प्रचार के कारण यह शीघ्र ही प्रबल हो गई। इसका एक कारण इनका भारत में अल्पसंख्यक होना भी था। मुसलमान सदैव ये महसूस करते रहे कि बहुसंख्यक उन पर हावी न हो जाएं। इधर ब्रिटिश सरकार भी मुसलमानों में यही भावना प्रबल बना रही थी। अब नेक्स्ट है लखनऊ समझौता 1916। मोहम्मद अली जिन्ना के प्रभाव के कारण धीरे धीरे लीग और कांग्रेस में मतभेद कम होने लगा। उसने बम्बई में, जहां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, लीग का भी अधिवेशन आयोजित करने की सलाह दी। इसके बाद कुछ वर्षों तक दोनों संस्थाओं के अधिवेशन एक स्थान पर होने लगे। इससे दोनों दलों के नेताओं को आपस में परामर्श करने का अवसर मिलने लगा। कांग्रेस की नीतियों से क्रमशः निकटता कांग्रेस लीग समझौते में परिणत हुई। 1915, 1916 एवं 1917 के लीग अधिवेशनों में महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय तथा सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया। लीग के प्लेटफॉर्म से उसके कुछ प्रस्तावों के समर्थन में भाषण भी दिए। लीग इस प्रकार राष्ट्रीय स्वरूप धारण करने लगी। 1916 में ऐसे ही राष्ट्रीयता प्रधान वातावरण में जिन्ना ने एक समिति के निर्माण का प्रस्ताव रखा जो कांग्रेस के साथ सहयोगपूर्ण कार्य करे। परिणाम स्वरूप कांग्रेस और लीग का 1916 में एक साथ लखनऊ में अधिवेशन हुआ तथा दोनों में एक समझौता हुआ जो लखनऊ समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम लेंगे समझौते की समीक्षा। लखनऊ समझौता कांग्रेस और लीग के मध्य एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता था। इस समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने हिंदू मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडलों की बात स्वीकार कर ली और सीटों के बारे में भी फैसला हो गया। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कांग्रेस लीग समझौता घातक सिद्ध हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से इस समझौते ने देश के विभाजन की आधारशिला रखने का काम किया। सांप्रदायिक निर्वाचन तथा विशेष स्थानों को स्वीकार करके कांग्रेस ने इस समझौते के माध्यम से मुसलमानों की विशेष स्थिति को स्वीकार कर लिया जो राष्ट्रीय हित के विरुद्ध था। कांग्रेस द्वारा इस समझौते को स्वीकार करने का मुख्य कारण मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति थी, जिसके परिणाम भविष्य में हानिकारक सिद्ध हुए। अब हम लेंगे मुस्लिम राजनीति 1922 से 1932। इसके अंतर्गत लेंगे सांप्रदायिकता का पुनः सक्रिय होना, मोपाल विद्रोह। लखनऊ समझौते द्वारा जिस हिंदू मुस्लिम सहयोग का सूत्रपात किया गया वह स्थायी सिद्ध नहीं हुआ। खिलाफत के प्रश्न पर ही हिंदू मुस्लिम मतभेद प्रारंभ हो गया था। गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद हिंदू और मुसलमानों में सांप्रदायिकता की भावना पुनः भड़क उठी। मालाबार में इसने उग्र रूप धारण कर लिया। वहाँ के मुसलमानों ने, जो मोपला कहलाते थे, न केवल राज्य विरोधी कार्य ही किए अपितु हिंदुओं पर भी आक्रमण किए। हिंदुओं को मारा तथा उन्हें लूटा गया। इसकी प्रतिक्रिया हिंदुओं में भी हुई। परिणामतः भारत के विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक उपद्रव होने लगे। सरकार ने नृशंस हत्याकांड के द्वारा मोपला विद्रोह तो दबा दिया, लेकिन 1924 में दिल्ली, नागपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, जबलपुर, शाहजहांपुर आदि कई स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया। फलस्वरूप 1926 ईस्वी में एक मुसलमान ने स्वामी श्रद्धानंद का वध कर दिया। हिंदुओं में इसकी प्रतिक्रिया हुई और इसके फलस्वरूप हिंदू महासभा पुनः शक्ति में आई। अब हम लेंगे मुस्लिम राजनीतिक एकता का प्रारंभ 1932 से 1940। 1928 में मिस मोहम्मद जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में 3 संशोधन प्रस्तुत किए जो इस प्रकार से थे। पहला, केंद्रीय विधानसभा में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए सुरक्षित रहे। दूसरा, पंजाब और बंगाल में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और तीसरा, संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को न दी जाकर प्रांतों को दी जाए। उक्त 3 संशोधनों के अस्वीकार होने पर जिन्ना कांग्रेस विरोधी बन गया और लीग के अधिवेशन में उसने अपने 14 सिद्धांत पेश किए जो इस प्रकार से हैं। पहला, भारत का भावी संविधान संघात्मक हो जिसमें अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाए। दूसरा, सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता प्राप्त हो। तीसरा, सभी व्यवस्थापिका सभाओं तथा निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए।
चौथा, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। पांचवा, सांप्रदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन व्यवस्था के अनुसार हो। छठा, सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। सातवां, कोई भी प्रादेशिक पुनर्विभाजन पंजाब, बंगाल एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मुस्लिम बहुमत को प्रभावित नहीं करेगा। आठवां, विधानसभा कोई ऐसा कानून अथवा विधेयक पारित नहीं करेगी जिसका किसी भी संप्रदाय का 3/4 बहुमत अपने संप्रदाय के लिए अहितकार मानकर विरोध करे। नवां, केंद्र या प्रांत के मंत्रिमंडलों में कम से कम 1/3 मुस्लिम मंत्री होंगे। 10वां, सिंध को बंबई प्रांत से अलग कर दिया जाए। 11वां, अन्य प्रांतों की भांति पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत एवं बलूचिस्तान में भी सुधार किए जाए। 12वां, मुसलमानों की संस्कृति, भाषा, व्यक्तिक धर्म, विधि आदि की रक्षा के लिए संविधान में व्यवस्था की जाए। 13वां, समस्त प्रशासकीय नौकरियों में योग्यता अनुसार मुसलमानों को पर्याप्त भाग दिया जाए। और 14वां, केंद्रीय विधानमंडल द्वारा संविधान में भारतीय संघ के सभी राज्यों की स्वीकृति के बिना कोई संशोधन नहीं किया जाए। इसके बाद हम लेंगे मुस्लिम लीग का महत्व बढ़ना। निस्संदेह 1937 के निर्वाचन में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। उसे कुल 1585 असेंबली सीटों में से 711 पर विजय प्राप्त हुई, परंतु पंजाब, बंगाल और सिंध में समझौते की नीति अपनाने से लीग भी शक्तिशाली होने के साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक दल बन गई। लीग की बढ़ती प्रमुखता को समाचार पत्रों के अलावा गांधी, नेहरू और सुभाष जैसे कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने भी स्वीकार किया। नेक्स्ट लेंगे हम पाकिस्तान की मांग का उद्भव। 1937 ईस्वी में प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के चुनाव को लेकर लीग तथा कांग्रेस के संबंध बहुत खराब हो गए। लीग ने कांग्रेस को तानाशाही दल बताया और कांग्रेस के जनसंपर्क आंदोलन का विरोध भी किया। भारतीय मुसलमानों को इस प्रकार उत्तेजित किया गया कि वे जिन्ना द्वारा कांग्रेस प्रशासन के विरुद्ध लगाए गए काल्पनिक आरोपों को सही मानने लगे। 19 जनवरी 1940 में लंदन से प्रकाशित पत्रिका टाइम एंड टाइड में जिन्ना ने लिखा था कि भारत में 2 राष्ट्र हैं और दोनों को अपनी मातृभूमि के शासन में सामान्य भाग मिलना चाहिए। उसने अपने भाषणों में मुसलमानों एवं हिंदुओं को 2 पृथक सभ्यताओं एवं कौमों के सदस्य बताया। अपनी भावनाओं को साकार रूप देने के लिए 22 मार्च 1940 में अधिवेशन में उसने यह घोषणा की कि किसी भी दृष्टिकोण से मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं वरन एक राष्ट्र हैं और राष्ट्र के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र, राज्य और स्वदेश आवश्यक है। यह दिव्य स्वप्न है कि हिंदू एवं मुसलमान कभी एक राष्ट्र में रह सकते हैं। इसके प्रमाण में लीग ने कहा कि प्रांतीय स्वायत्तता ने यह सिद्ध कर दिया कि भविष्य में भी मुसलमानों को हिंदू बहुमत के अधीन शासित होना पड़ेगा। यही 2 पृथक राष्ट्र एवं मुसलमानों द्वारा पृथक राज्य की धारणा द्विराष्ट्रवाद अर्थात 2 नेशन थ्योरी कहलाती है। जिन्ना के इसी सिद्धांत के आधार पर लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। इसका आधार यह था कि भारत के लिए कोई भी संविधान मुसलमानों को उस समय तक स्वीकार नहीं होगा जब तक उसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुमत क्षेत्रों को एक नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट लेंगे हम भारत विभाजन की ओर। पाकिस्तान की योजना तैयार करने में जिन्ना का योगदान बहुत कम था। सबसे पहले इसकी रूपरेखा 1930 में मोहम्मद इकबाल ने प्रस्तुत की थी। इसके पश्चात रहमत अली तथा कैम्ब्रिज के कुछ मुस्लिम विद्यार्थियों ने इस प्रकार की योजना रखी थी। इस प्रकार 1940 से 1947 तक मुस्लिम लीग पाकिस्तान को प्राप्त करने की रणनीति तैयार करती रही। ब्रिटिश सरकार भी पाकिस्तान की भावना से दिनों दिन प्रभावित होती चली गई। और नेक्स्ट लेंगे हम पाकिस्तान का निर्माण। 2 सितंबर 1946 को नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया, पर देश हिंदू मुस्लिम दंगों का युद्ध स्थल बन गया। लीग की नीति अब केवल हिंसा की नीति रह गई थी। नेहरू सरकार से भयभीत हो जिन्ना ने 13 सितंबर को अंतिम सरकार में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। जुलाई के अंतिम सप्ताह में संविधान सभा के चुनाव हो गए, जिसमें कांग्रेस ने 292 स्थानों में से 201 स्थान पाए, जबकि लीग ने 73 स्थान पाए। इस परिणाम से भी लीग भयभीत रही और भारत के कोने कोने में सांप्रदायिक संघर्ष कराती रही। लीग के पक्षधर लॉर्ड वेवेल को दिसंबर 1946 के मध्य में हटा दिया गया। उसका स्थान लॉर्ड माउंटबेटन ने ले लिया। 22 मार्च 1947 को वह भारत आया। उधर ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने की तारीख 30 जून 1948 निश्चित कर चुकी थी। सांप्रदायिक हिंसा के
तांडव नृत्य के बीच ही लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी अपूर्व सूझबूझ से भारत का भाग्य निर्णय विभाजन में 15 अगस्त 1947 को कर दिया। पाकिस्तान इंडियन इंडिपेंडेंस अधिनियम के अंतर्गत स्वतंत्रता 14 अगस्त 1947 को मानता है। कांग्रेस ने यह विभाजन महात्मा गांधी के विरोध में होते हुए भी तात्कालिक परिस्थितियों से बाध्य होकर अनिवार्यता के रूप में स्वीकार किया। तो ये था मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का निर्माण।